हाँ हाँ, कौन सा कोर्स कर रहे हैं? सीएस। सीएस कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी। और आप लोग ने सक्सेसफुली उसका पहला लेवल पार कर लिया, द मोस्ट टफ लेवल, एंट्रेंस टेस्ट, है ना। अब बचा ही क्या है? सिर्फ एग्जीक्यूटिव और इजी सा प्रोफेशनल, है ना। सो अब एक्चुअल में जो एंट्री जो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, उसमें हमने आपको बताया था कि सही मायने में अब आपका एग्जीक्यूटिव यानी अब आपका सीएस स्टार्ट हुआ है। एंड आई एम वेरी श्योर जो अब आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं उससे आपको थोड़ा अपने आप में बड़ा बड़ा फील हो रहा होगा कि अब हम बड़े हो गए हैं, है ना। बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताते होंगे कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हैं, कंपनी लॉ, है ना। अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, नॉट ओनली अकाउंट्स, अकाउंट्स तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट्स पढ़ते हैं। और हमारा सब्जेक्ट का तो नाम ही अच्छा है, याद हुआ नाम? क्या नाम है? देखो JIGL प्यार से सिर्फ हम बुलाते हैं, ठीक है, आपको पूरा नाम बोलना होगा। क्या है पूरा नाम? ज्यूरिस के बाद कुछ लड़खड़ा रहे हैं आप, पूरा बोलिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। इसी में 50 नंबर मिल गए एग्जाम में, है ना। ओके, कौन सा पेपर नंबर है हमारा? 4 सब्जेक्ट है मॉड्यूल 1 में, पेपर नंबर 1 कौन सा है? JIGL है पक्का? अभी कुछ बच्चे डाउट में हैं, कह रहे हैं पेपर देने जाएंगे वहां देखेंगे क्या आता है। हम लोग तो शेर हैं, है ना। पेपर नंबर 1 इज योर ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये जो सब्जेक्ट है बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अलग अलग लॉज हैं। देखो सबसे पहली बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि योर CS इज ऑल अबाउट लॉ। यही एक सब्जेक्ट है जो आखिरी दम तक अब आपके साथ चलेगा, वो क्या है? लॉ। तो आपका लॉ में इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको इसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, ठीक है, मैंडेटरी है। और उसी से रिलेटेड ये आपका पहला सब्जेक्ट है JIGL। पूरा का पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, कोई क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर अपने आप में एक सेपरेट लॉ है, एक सेपरेट एक्ट है। जैसे कंपनी लॉ में चैप्टर डिवीजन तो है, लेकिन थ्रू आउट एक्ट एक ही है। कौन सा? कंपनीज एक्ट। यहाँ पर हर चैप्टर अपने आप में एक अलग एक्ट है, ओके। तो कोई लिंकिंग नहीं है कि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा अगला पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि दूसरे वाले का इससे कोई लिंक है, ओके। दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, ये सबसे इजी सब्जेक्ट है। आप सोच रहे होंगे फिलहाल तो कुछ इजी नजर नहीं आ रहा है ना, बड़े बड़े शब्द, मोटी मोटी किताबें। अच्छा बुक्स आ गई क्या? बस बुक्स आएंगी तब आपको अच्छी फीलिंग आएगी, जब 1000-1500 पन्ने की किताब देखेंगे आप, ऐसी मोटी मोटी किताबें, है ना, तब अच्छी फीलिंग आएगी। तो JIGL की किताब बड़ी पतली सी होती है, इजी सा सब्जेक्ट है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, फुल थ्योरी, ठीक है। और इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस सब्जेक्ट में आपको टारगेट ये रखना है कि कम से कम आपको 80 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100। देखो हमने आपके लिए 100 नहीं रखा, वरना हम आपसे कह सकते थे कि 100 में 100 लाने हैं, है ना। कम से कम कितने मार्क्स लाने हैं? 80। अपने किताब के फर्स्ट पेज पे जहां आपने अपना नाम लिखा होगा CS करके, लिखा है ऐसा? जब आपके बुक्स आएंगी तो आपको पहला काम ये करना है कि अपनी किताब का जो पहला पन्ना होता है जिसमें आप अपना नाम लिखते हो, उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे? CS लगा के। हो जाएगा पक्का? उसका स्टेटस तो नहीं डालोगे फिर कि देखो बन गए? इतना आसान था CS बनना, ठीक है। CS करके नाम डालेंगे और उसके नीचे लिखेंगे 80। हमें JIGL में कम से कम 80 नंबर चाहिए, ताकि बाकी पेपर्स जो है हमारे मॉड्यूल 1 के, उसमें हमारा जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ओके। एज वी ऑल नो, इंडिविजुअली हमको कितना पासिंग चाहिए? एग्जाम कब है हमारा? एग्जाम कब है आपका? हमारा थोड़ी है, दिसंबर में, ठीक है। 100 में से कितने पासिंग चाहिए? 40। और एग्रीगेट कितना चाहिए? 50, ठीक है, फाइन। तो अगर इस पेपर में आप 80 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो बाकी पेपर्स में वो एग्रीगेट बनाने वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, ओके।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट 3 शब्द से बना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ. व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस? सिर्फ ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द का मतलब कभी सुना है ये वर्ड? पहली बार सुना ना यहाँ पर ही. ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है द साइंस ऑफ लॉ. लॉ का ही एक सजा धजा हुआ शब्द जो होता है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है. ठीक है, जब हम लॉ की बात करते हैं, लॉ को पढ़ना, लॉ की टेक्निक्स को पढ़ना, इन सब चीजों का एक वर्ड जो हम लोग लॉ में ही यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस. तो जब हम बात करते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली लॉ. इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ? इंटरप्रेट, समझना, किसी चीज को समझना. देखिए क्या होता है, जब भी कोई डिस्प्यूट होती है पार्टीज के बीच में, ठीक है, पार्टी के बीच में डिस्प्यूट हुई तो वो लोग कहाँ जाते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं. कोर्ट क्या करता है? कोर्ट ये देखता है कि लॉ में क्या लिखा हुआ है और उस हिसाब से वो डिसीजन देता है. जैसे हमने आपको बताया भी था कि जब कोर्ट को सजा सुनानी होती है तो वो क्या बोलता है? दफा, वो लाइन क्या होती है? आईपीसी की दफा 302 के तहत, अच्छा पूरी लाइन बोलते हैं, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए. अगर आपने नहीं सुना है ऐसी कोई लाइन तो एक आध छोटा मोटा क्राइम कर दो, फिर देखो लाइव कोर्ट सुनाएगा आपको, है ना, लाइव एक्सपीरियंस. तो जज कहते हैं तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए, यानी सारे एविडेंसेस, सारे फैक्ट्स को देखते हुए, आईपीसी की दफा 302. आईपीसी क्या है? इंडियन पीनल कोड. ये एक लॉ है, एक एक्ट है जिसमें सजाएं दी हैं. दफा 302 ये क्या है? सेक्शन 302. हर एक्ट के अंदर कुछ सेक्शंस होते हैं, तो आईपीसी के सेक्शन 302 के हिसाब से आपको ये सजा दी जाती है. ये जज ने क्या किया? जज ने लॉ के हिसाब से डिसीजन दिया. बिल्कुल इसी तरह जब भी कोई डिस्प्यूट होती है, हम लोग कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट या जजेस लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, समझते हैं और फिर उस हिसाब से डिसीजन देते हैं. कई बार लॉ में कुछ चीजें क्लियर नहीं होती, ठीक है, जैसे आप जब अपनी बुक पढ़ते हैं तो आपको भी कुछ चीजें क्लियर नहीं होती. रादर आई वुड से जब आप बुक पढ़ते हैं आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता, है ना. ऐसे ही कोर्ट के साथ भी होता है. कई बार देखो, जिसने लॉ लिखा, अच्छा लॉ बनाता कौन है? लॉ कौन बनाता है? वो कौन आदमी है जिसने लॉ बनाया? मिल जाए एक बार. उसी की वजह से कोर्स बना, उसी वजह से हमारे सारे सब्जेक्ट बने, है ना. बहुत सारे लॉ मेकर्स होते हैं. लॉ मेकर मतलब बहुत सारे, आप ऐसे समझ लो, एक्सपीरियंस लोग होते हैं इस फील्ड के, जो अपने अपने व्यूज देते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू लॉ कैसे बनता है. मान लीजिए आप सब अपने अपने फील्ड के एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है, कोई इकोनॉमी के फील्ड का है, कोई लॉ की फील्ड का है, कोई बिजनेस की फील्ड का, सब एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं. अब हमने एक प्रपोजल रखा, एक प्रपोजल आया कि ये जो सीएस के बच्चे हैं इनके साथ बड़े जुल्म होते हैं, इतनी छोटी सी उम्र में इतने सब्जेक्ट, भारी भारी किताबें, पास होने का प्रेशर, ये सब बना दिया गया है, तो इनके बेटरमेंट के लिए एक लॉ बनाया जाए. ठीक है, हमने एक प्रपोजल रखा. अब ये जितने भी बड़े बड़े लोग हमारे सामने बैठे हैं, इन सबसे कहा जाता है कि भैया तुम लोग अपने अपने प्रपोजल्स दो, रिकमेंडेशंस दो कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए इस लॉ में. तो आपने अपने रिकमेंडेशंस दिए कि रोज इनको घुमाने लेके जाना चाहिए, एक दिन में 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, पासिंग मार्क्स सिर्फ 5 नंबर कर देने चाहिए, हर सब्जेक्ट में 5 नंबर आ जाए, बच्चा पास हो जाए, डिग्री विग्री की जरूरत ना हो. ऐसे आपने अपने अपने रिकमेंडेशंस दिए. ये सारे रिकमेंडेशंस लिए जाते हैं और फिर जितने ये अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये लोग मिलके उन सारे रिकमेंडेशंस को मिला के एक ड्राफ्ट बनाते हैं कि ऐसा लॉ बनना चाहिए. ये सारे लोग ड्राफ्ट्समैन कहलाए जाते हैं, लॉ मेकर, जिन्होंने अपनी अपनी ओपिनियंस के हिसाब से इस ड्राफ्ट को बनाया. फिर ये ड्राफ्ट अलग अलग लोगों के सामने जाता है, गवर्नमेंट के सामने जाएगा, पार्लियामेंट के सामने जाएगा, सबके सामने जाएगा, जो लोग अपने अप्रूवल या डिसअप्रूवल देंगे कि भैया इस पे लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए. जब एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, फिर वो प्रोसीजर आता है कि वो किसके सामने जाएगा? लोकसभा के सामने जाएगा, वहां से पास होगा, फिर राज्यसभा के सामने जाएगा, वहां से पास होगा.
अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों ने अपनी असेंट दे दी, फिर क्या होगा? प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी और तब ये जो आपने प्रपोजल बनाया था ये क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा। तो लॉ किसी एक इंसान ने नहीं बनाया, लॉ बहुत सारे लोगों ने बनाया, और लॉ बनने के बाद उस इंसान को ट्रैक नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आज आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, कंपनी लॉ पढ़ते वक्त आपको उसमें कोई एक ऐसा सेक्शन था जिसमें कोर्ट को डिस्प्यूट हुआ कि भैया ये सेक्शन कुछ गलत लिखा है या इस सेक्शन का मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आप कौन है? आप सीएस हैं, कोर्ट है, जज है, उन्होंने एक सेक्शन पढ़ा कंपनी लॉ का, उन्होंने कहा भैया इस सेक्शन में कुछ क्लैरिटी कम आ रही है। तो जरा बताइए, लॉ के उस सेक्शन को समझने के लिए किसके पास जाया जाए? क्या कोई एक इंसान था जिसने लॉ बनाया था? जिस वक्त हम लॉ पढ़ रहे हैं उस वक्त वो लोग हमारे सामने नहीं है जिन्होंने लॉ बनाया था। लाइक आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, आपको डाउट होता है तो आप सीधे हमको मैसेज कर देते हैं या आप हमसे पूछ लेते हैं, राइट? लेकिन जब आप लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ के किसी सेक्शन में अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है कि भैया इस सेक्शन में ही प्रॉब्लम है, तो आप लॉ मेकर के पास नहीं जा पाते। ऐसी सिचुएशन में डिस्प्यूट अराइज होते हैं और हमको जरूरत पड़ती है इंटरप्रिटेशन की, कि हम इस सेक्शन को कैसे समझें, हम इस सेक्शन को कैसे पढ़ें। दैट पोर्शन इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। तो लॉ के समझने का जो प्रोसीजर होता है उसको क्या कहा जाता है? इंटरप्रिटेशन। दैट इज द सेकेंड पोर्शन। और थर्ड पोर्शन जो इस सब्जेक्ट का है वो है जनरल लॉज। अलग अलग फील्ड के अलग अलग लॉ हैं जो इस सब्जेक्ट में डाले गए हैं। बड़े इंटरेस्टिंग से लॉ है, जिसमें से आज हम लोगों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक उठाया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सुना है कभी आरटीआई? कहाँ सुना है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सुना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ सुना? व्हाट इज आरटीआई? राइट टू इंफॉर्मेशन। अच्छा, आपको वहां कुछ नहीं लिखा है, यही खुला रहेगा आज, तो वहां झांकने की जरूरत नहीं है। हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या आपको इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है? किस बारे में? हाँ तो बड़ी जल्दी कर दिया। हर चीज के बारे में, क्या बात है। देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है और किस बारे में है। ये एक्ट ये कहता है कि हमारा अधिकार है हमारी गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में जानने का। सरकार के पास फंड्स कहां से आते हैं? टैक्सेस। टैक्सेस कौन देता है? हम लोग। यस। कई बार आप जब सड़कों पे चलते हैं और कई सारे आपको गड्ढे मिलते हैं तो आप सोचते हैं ना, टैक्सेस तो हम लोग इतने देते हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं। फिर आप देखते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई एक बंदा आलीशान सी गाड़ी से जा रहा है, आप सोचते हैं सैलरी तो इनकी इतनी कम है, इतनी बड़ी गाड़ी कहां से आ गई। फिर आपको न्यूज में पता चलता है कि एक सरकारी ऑफिसर के घर में रेड पड़ी और इतने किलो सोना और इतना पैसा उसके पास से मिला। तो आपको लगता है तो ये सरकारी कर्मचारी, इतना पैसा कहां से आया? तो क्या आपको ये जानने का मन नहीं करता कि हम इन लोगों से पूछे कि ये पैसा आपके पास कहां से आया? कई सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं या कई सारे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। कई सारे क्या, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जिनके पास कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, हर शहर में बंगले हैं, हर जगह पर फ्लैट है। उनके पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई? क्या आप ये जानना चाहते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सरकार ये कहती है आपके पास ये जानने का हक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सुना है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? संविधान। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है। जैसे बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में एक थी आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट, याद है? उसकी एक बहन थी, ये याद है सबको? हिस्ट्री की एक छोटी बहन थी सिविक्स। सिविक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स। क्या थे फंडामेंटल राइट्स, जरा बताइए? राइट टू इक्वालिटी, वेरी गुड। फ्रीडम, वेरी गुड। एजुकेशन, क्या बात है। राइट टू एजुकेशन में हम इतना कहना चाहेंगे, राइट टू एजुकेशन की बजाय ड्यूटी टू एजुकेशन होनी चाहिए थी आप लोग को देखते हुए, है ना? राइट तो कहीं यूज ही नहीं करते आप लोग, ड्यूटी होनी चाहिए। वेरी गुड। तो फंडामेंटल राइट्स आपने बताए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सारे हमारे अधिकार है, जिसमें से एक अधिकार है फ्रीडम। हमारे पास फ्रीडम है स्पीच का, एक्सप्रेशन का, बोलने का, जानने का।
अगर हम इस देश में एक सिटीजन हैं और हमने टैक्सेस दिए हैं तो हमें जानने का अधिकार है कि ये सरकार कैसे चल रही है। कई बार हम लोग ये जानना भी चाहते हैं। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हमारा पैसा लेते थे और फिर उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते थे। जितने भी ऑफिसर्स हैं या जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो लोग उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते थे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम उनसे पूछ सके। तो एक नया एक्ट लाया गया, बहुत सारी कंट्रीज में ये एक्ट है, और ये एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन के नाम से जाना गया। इस एक्ट के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनते रहिएगा, आपके मतलब की बात है। इस एक्ट के अंदर हुआ ये कि अब हमारे पास अधिकार है कि हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से उनके बारे में इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से। क्या हम किसी प्राइवेट पर्सन से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? बताइए, क्या हम किसी प्राइवेट पर्सन से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? हमने अंबानी से पूछ लिया आरटीआई के अंदर कितना पैसा है, सही सही बताओ। आरटीआई की एक बड़ी अच्छी बात है, राइट टू इंफॉर्मेशन में देखिए क्या होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन मांगने का अधिकार तो है, लेकिन लोग देते कहाँ है। अभी हम आपसे पूछें बताओ जरा क्या चल रहा है, आप कहें क्यों बताएं। हम कुछ भी पूछें, अगर हम आपसे सिंपली ये भी पूछ रहे ना पापा का नाम क्या है, कहाँ रहते हो, तो आप कुछ भी बताने के पहले हमसे पूछोगे क्यों, क्यों बताएं। आपसे कोई भी कुछ भी पूछे, हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है क्यों बताएं। आरटीआई ये कहता है आपसे जो पूछा जाएगा आपको बताना पड़ेगा, और अगर विद इन द टाइम लिमिट, कुछ टाइम लिमिट दी उन्होंने, इतने दिनों के अंदर आपने जवाब नहीं दिया तो वो डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझिए। हमने किसी सरकारी गवर्नमेंट से पूछा भैया ये बताओ ये जो आपके पास इतना पैसा आया ये कहां से आया, हमने इंफॉर्मेशन मांग ली। अब उनको समय दिया गया कि इतने दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। अगर उन्होंने हमको इतने दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। और जरा सोच के बताओ, इंफॉर्मेशन देने से कौन मना करता है? हमने आपसे पूछा क्लास के बाद कहां जाओगे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, ये बताओ क्लास के बाद कहां जाओगे। सबसे पहले तो आप पूछो क्यों बताएं, ठीक है। मान लीजिए आपने हमसे कहा नहीं बताएंगे जाओ। जैसे ही आपने कहा हम नहीं बताएंगे, मेरे दिमाग में डाउट आ गया इसका मतलब गड़बड़ है, या तो आप सीधे सीधे बता देते घर जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमने किसी पब्लिक अथॉरिटी से पूछा भैया इसका आंसर बताओ, उन्होंने कहा नहीं बताएंगे। नहीं बताने का मतलब एक डाउट अराइज हो जाता है कि समथिंग इज देयर। तो आरटीआई में सबसे अच्छी चीज क्या है, उन्होंने टाइम लिमिट दे दी। पहले क्या होता था आपको पता है, जैसे आपको पता है सरकारी डिपार्टमेंट्स में एक बड़ी अच्छी चीज है कि हमने उनसे कुछ पूछा तो वो जवाब देने में ही समय लगा देते हैं। जैसे अगर आप कभी बैंक्स गए हो, सरकारी बैंक गए हैं, है ना, आप सरकारी बैंक जाते हैं, वहां जाके आप पूछते शर्मा जी कौन है ना, वो कहते हैं वो वहां बैठे हैं वहां बैठे हैं, पूरा बैंक घुमाते हैं। लास्ट में 1 घंटे बाद आपको क्या पता चलता है, वो जो पहला वाला था वही शर्मा जी थे, है ना। इसी तरह आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई इंफॉर्मेशन मांगी, 5 साल हो गए 6 साल हो गए, इंफॉर्मेशन ही नहीं दी उन्होंने। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसा ना करे, इसके लिए हमारे एक्ट ने एक टाइम लिमिट दे दी कि भैया इतने दिन के अंदर अंदर आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अगर आपने इतने दिन के अंदर हमको इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम मान लेंगे कि आप इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हो, और अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो ये एक्ट हमको अथॉरिटी देता है कि हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ओके, सबसे पहली चीज, पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, प्राइवेट पर्सन से नहीं मांग सकते। क्या आप हमसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? बताओ टेस्ट में क्या दिया है। मेरा यहाँ पे टेस्ट हुआ, मतलब चैप्टर खत्म हुआ, हम आपका टेस्ट लेने जा रहे थे, आपने बड़ा आरटीआई पढ़ लिया। आपने आरटीआई के अंदर हमसे इंफॉर्मेशन मांगी कि विच क्वेश्चंस यू हैव गिवन इन द टेस्ट। सब कुछ छोड़िए, आपने अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर आरटीआई डाल दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, और आपने कहा दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है हमको बताओ कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। हमको 30 दिन के अंदर जवाब दो, नहीं तो हम क्या मान लेंगे, डीम्ड रिफ्यूजल मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि तुम हमको बताना नहीं चाह रहे हो, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? नो। आरटीआई के अंदर पहली चीज इंफॉर्मेशन मांगेंगे पब्लिक अथॉरिटी से। हर तरीके की इंफॉर्मेशन हम लोग आरटीआई के अंदर नहीं मांग सकते, जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, ठीक है।
कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। आपने सरकार से इंफॉर्मेशन मांग ली आरटीआई के अंदर, ये बताओ वो सीक्रेट वेपन कहाँ कहाँ छुपा के रखे हैं, मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं? नहीं। जितनी भी ये इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जैसे आपने सुना होगा रॉ सुना है, रॉ एजेंट्स होते हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछ लिया, ये बताओ कौन कौन से तुम्हारे एजेंट हैं जो छिप छिप के रह रहे हैं, पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, जिनको हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से नहीं मांग सकते। कोई भी आरटीआई के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, ठीक है। और ये आरटीआई एक्ट बनाया ही गया है हमारे फंडामेंटल राइट को देखते हुए। कौन सा फंडामेंटल राइट है हमारा? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू नो, हमारा जानने का अधिकार है, इसलिए हम सरकार से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ये एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के बाद जब भी आपको किसी चीज में ऐसी इंफॉर्मेशन जानने का मन करे कि भाई गवर्नमेंट ये कहां से कर रही है, ये फंड्स कहां जा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम लोग से टैक्सेस तो लेता है, क्या करता है, उसका क्या उपाय है, क्या करेंगे? आरटीआई में एप्लीकेशन फाइल करेंगे। बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं होती, चार्जेस बहुत कम होते हैं। एक आध एप्लीकेशन फाइल करके देखिए, आपको कुछ समझ में आएगा कि हम कैसे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है इसमें, ये एक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल क्यों है आपके एंगल से? देखिए क्या होता है जब आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव में आपके साथ ऐसा होगा, जब आप एग्जाम देते हैं और आपका रिजल्ट आता है, तो कई बार आपके साथ ऐसा होता है, आपको लगता है पेपर तुम्हारा बड़ा अच्छा हुआ था, नंबर नहीं आए। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ स्कूल में, या कभी पेपर तुम्हारा नहीं, हमारे साथ कभी नहीं हुआ, हमारा पेपर ही खराब होता है। बल्कि हम तो उस एंगल पे हैं कि हम शौक ये देख के हो जाते हैं, अरे हमने तो 10 नंबर सोचे थे, इन्होंने तो 20 दे दिए, है ना। कई बार ऐसा होता है आपके पेपर, अभी एग्जीक्यूटिव में होगा आपके साथ, आपका पेपर बड़ा अच्छा होगा, लेकिन जब आपका आंसर शीट आएगी तो आपके नंबर बड़े कम आते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप ये जानना चाहते हैं, भैया ऐसा क्या कर दिया हमने कि हमारे नंबर इतने कम आए? आपको ये पता है आपके एग्जीक्यूटिव में आंसर कॉपीज नहीं मिलती है, सिर्फ मार्कशीट रिजल्ट आ जाता है। जैसे अभी ईईटी आपने दिया, तो आपको ये थोड़ा ना पता चला आपका कौन सा क्वेश्चन सही था कौन सा गलत था, सीधे मार्कशीट में नंबर आ गए, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, कई बार बच्चों को डाउट होता है, कोई बच्चा है मान लीजिए उसने पेपर बहुत अच्छा किया, उसके 80 नंबर 90 नंबर का उसको श्योरिटी है कि नंबर आएंगे, जब मार्कशीट आई, रिजल्ट आया, तो उसको 20 नंबर दिए गए। अब उसके अंदर ये डाउट अराइज हुआ कि भैया ऐसा क्या हुआ हमारे पेपर में, तो वो आपके इंस्टीट्यूट के पास जाता है, और आपके इंस्टीट्यूट में एक ऑप्शन है कि आप अपने आंसर शीट्स देख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना कहानी क्या है। तो आपके इंस्टीट्यूट के पास एक ऑप्शन है, एक ऐसे ही बच्चा था, ठीक है, फाइनल का, इस काल्पनिक नहीं है ये कहानी, इसका असली जिंदगी से ताल्लुक है, ठीक है। एक बच्चा था सीएस फाइनल का, ये 2012 की बात है, उसने पेपर दिया और एफएम का पेपर था उसका, तो फाइनल में हुआ करता था एफएम, और उसका बहुत अच्छा पेपर हुआ, बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, दिल्ली का, 80-90 नंबर एक्सपेक्ट करा था, और जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया तो उसके नंबर बहुत कम थे। तो उसने इंस्टीट्यूट से कहा कि भैया हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे नंबर कहाँ कम रह गए, किस चीज को आपने गलत मार्क किया ताकि हम अगली बार इंप्रूव कर सकें, या व्हाट वाज द चेकिंग पैटर्न, क्यों कम आए? आपको नहीं लगता स्टूडेंट्स का ये जानने का अधिकार है? हाँ बोलो, आपके काम आएगा। जानने का अधिकार है कि भाई हम तो 80 नंबर जोड़े बैठे थे, 20 नंबर कैसे दे दिए? तो उसने इंस्टीट्यूट से पूछा कि भैया आप हमको बताइए कि क्या प्रोसीजर है, कैसे चेकिंग हुई, या क्या हुआ, मेरे नंबर कहाँ कम रह गए? तो सबसे पहली चीज तो आपके इंस्टीट्यूट क्या करता था, आपका इंस्टीट्यूट हो या सीए इंस्टीट्यूट हो, ये सारे इंस्टीट्यूट सबसे पहले तो आउटराइटली डिनाई कर देते हैं, ये मना कर देते भैया हम कॉपी नहीं दिखा सकते, ठीक है, हम आपको नहीं बता सकते कि आपके नंबर कहाँ कम रह गए, क्या कम रह गए। और एक और ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप अपने आंसर शीट्स वेरीफाई करा सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग होती है 500 पर पेपर, 500 रुपए पर पेपर। मतलब एक पेपर अगर कंपनी लॉ में आपको ऐसा डाउट हुआ, आपने अप्लाई किया, तो 500 रुपए आपके पेपर के लगेंगे, और तब वो आपको आपकी आंसर शीट दिखाएंगे, लेकिन उसमें मार्क्स इंक्रीज नहीं करेंगे, वो सिर्फ दिखा दी जाती है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ। अगर उसमें कोई गलती निकल भी आए तो यू कैन नॉट कंप्लेन, ये सच्चाई है। अगर आपकी आंसर शीट चेक हुई है और उसमें कोई प्रॉब्लम निकल के आती है तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। तो आपका इंस्टीट्यूट कहता था कि भैया 500 रुपए तो तब देंगे, उसमें भी कई बार वो डिनाई कर देता था कि हम आपको कॉपीज नहीं दिखाएंगे। आपको नहीं लगता ये गलत है ना?
ऐसे सोचिए, यहाँ आप टेस्ट देते हैं तो आपको लगता है पेपर दिखाओ पेपर दिखाओ, और फिर पेपर लेके आप टीचर के पीछे लग जाते हैं, है ना। इवन आप टीचर से ये तक पूछते हैं इसी क्वेश्चन में इसको 5 नंबर दिया, हमको 4 क्यों दिया। लेकिन इंस्टीट्यूट लेवल पे ऐसा नहीं होता, इंस्टीट्यूट कहता है हमने जो दे दिया वो दे दिया, उसी को फाइनल समझो। तो वो जो बच्चा था एफएम वाला, उसके पेपर बड़ा अच्छा हुआ, नंबर उसके बड़े कम आए, तो उसने इंस्टीट्यूट से पूछा, तो इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम 500 रुपए पर कॉपी लेंगे, ठीक है। उसको बड़ा बुरा लग गया, उसने कहा ये क्या बात हुई, पहले तो हमने एग्जामिनेशन फीस दी, पहले तो रजिस्ट्रेशन कराया इतना महंगा, फिर हमने एग्जामिनेशन फीस दी, आज हम अपनी कॉपी देखना चाह रहे हैं उसके भी इतने सारे चार्जेस, हर कोई थोड़ी ना इतना अफोर्ड कर पाएगा कि 500 रुपए पर कॉपी दे। तो उसने कोर्ट में केस कर दिया, किसके खिलाफ, आईसीएसआई के खिलाफ। उसने कहा हम आरटीआई में जाएंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर जाएंगे। अब सीएस का बच्चा था, लॉ तो उसको आती थी, उसने कहा हम आरटीआई के थ्रू इंस्टीट्यूट से अपनी कॉपी मंगवाएंगे, आई हैव अ राइट टू नो, ठीक है, हमारे पास जानने का अधिकार है, और हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू अपने इंस्टीट्यूट से कॉपी मंगवाएंगे। इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं, आरटीआई वारटीआई हम कुछ नहीं देंगे, हमारे ऊपर नहीं लग रहा आरटीआई। उस बच्चे ने कोर्ट में केस कर दिया, उसने कहा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से हमें ये जानने का अधिकार है, क्योंकि जो हमारा डिपार्टमेंट है आईसीएसआई वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी है। बताइए क्यों, बताओ, हमारा इंस्टीट्यूट आईसीएसआई पब्लिक अथॉरिटी क्यों है। अगर आपने कभी नाम देखा हो आईसीएसआई तो उसके नीचे लिखा रहता है सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आपके इंस्टीट्यूट को भी पार्लियामेंट ने बनाया है, आपके इंस्टीट्यूट के ऊपर भी लॉ लग रहा है, वो भी एक पब्लिक अथॉरिटी है, वो भी एक गवर्नमेंटल अथॉरिटी है। तो उसने आरटीआई में केस कर दिया, ठीक है। 7 साल वो बच्चा लड़ता रहा आपके लिए, हाँ 7 साल वो लड़ता रहा, और 2019 में वो जीत गया। हाँ, उस बच्चे का नाम था पारस जैन, और ये बड़ा फेमस केस है आईसीएसआई वर्सेस पारस जैन। 7 साल बाद 2019 में वो जीत गया, और आज आपके पास अधिकार है कि आप आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपीज मंगवा सकते हैं। और आपको पता है कॉस्टिंग कितनी होती है, 2 रुपीज पर पेज, दैट्स इट। आपका इंस्टीट्यूट पर पेपर 500 रुपए मांगता था, आरटीआई के हिसाब से 10 रुपए का कुछ एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और अगर आप कॉपी मंगवाना चाहते हैं तो 2 रुपए पर पेज, यानी अगर 30 पेज आपने लिखे हैं तो कितने रुपए हो गए, 60 रुपीज में आप अपनी कॉपी मंगवा सकते हैं आरटीआई के अंदर। दूसरी बात, आरटीआई के अंदर आप इंस्टीट्यूट डिनाई नहीं कर सकता। क्यों बताओ, अगर इंस्टीट्यूट ने मना करा कि हम कॉपी नहीं देंगे तो वो क्या मान लिया जाएगा, रिफ्यूजल मान लिया जाएगा, डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाएगा कि आप कॉपी नहीं देना चाह रहे। और अगर आप कॉपी नहीं देना चाह रहे तो क्या गड़बड़ है, आप कॉपी क्यों नहीं देना चाह रहे। पारस जैन की वजह से आज आपके पास अधिकार है अपनी कॉपी मंगवाने का आरटीआई के थ्रू। तो 2 ऑप्शन है, इंस्टीट्यूट ऑप्शन देता है 500 रुपए में मंगवाओ, लेकिन आजकल बच्चे बड़े होशियार हैं, 2019 के बाद बच्चे इतने होशियार हैं, वो अब सीधे एप्लीकेशन किसके थ्रू देते हैं, आरटीआई के थ्रू देते हैं, और उनकी कॉपी आ जाती है 10-15 दिन 7-8 दिन के अंदर कॉपी आ जाती। पहले क्या होता था, अप्लाई किया फिर महीनों हो गए, तब तक बच्चे का दूसरा अटेम्प्ट आ जाता था, तो बच्चा सोचता था कॉपी छोड़ो दूसरा एग्जाम ही दे रहे हैं। अब क्या होता है, 7-8 दिन के अंदर आपकी कॉपी आ जाती है, और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कहाँ नंबर मिले कहाँ नंबर नहीं मिले। दिस वॉज अ रियल केस आईसीएसआई वर्सेस पारस जैन, जो कि हमारी कंट्री में हुआ, जिसकी वजह से आज सीएस के बच्चों को ये अधिकार है, दे कैन आस्क फॉर देयर आंसर शीट्स। आज आपका एक होमवर्क है, गूगल पे आप डालिएगा आईसीएसआई वर्सेस पारस जैन, और जरा देखिएगा पारस जैन कौन है। तो आज के बाद जहां आप सारे भगवानों की पूजा करते हैं वहीं पारस जैन लगा के एक धूपबत्ती दिखा दिया करो। 7 साल लड़ा वो बच्चा, और फाइनली यू हैव अ राइट टू आस्क फ्रॉम द इंस्टीट्यूट कि भाई हमारा पेपर इतना अच्छा हुआ था, हमारे नंबर इतने कम क्यों आए। एंड दिस इज द पावर ऑफ दिस एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये तो आपके मतलब की बात थी। वैसे आई एक्सपेक्ट एंड आई प्रे कि आपको इसकी जरूरत ना पड़े। क्यों जरूरत पड़े कॉपी मंगाने की, है ना। अगर 80-90 नंबर आ गए तो क्या जरूरत है कॉपी मंगवाने की, बल्कि ना ही मंगवाना, कम ना हो जाए, है ना। तो जरूरत ना पड़े अच्छा है, बट देन दिस एक्ट हैज गिवन यू अ राइट। सिमिलरली जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज होती है, जब कभी हमारे, देखिए हमने आपको पहले बताया था, जब आप सीएस पढ़ रहे हो
तो आपको ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि दिसंबर में हमें एग्जाम देना है, आपको ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें लॉ का एक्सपर्ट बनना है। जितनी भी चीजें सोसाइटी में आपके आसपास हो रही हैं, यू हैव अ राइट। कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई गलत काम कर रहा है, आप ही तो आरटीआई पढ़ रहे हो ना, आपको जानकारी है, आप अप्लाई कर सकते हो आरटीआई के अंदर, ठीक है। तो आप इसलिए आरटीआई नहीं पढ़ रहे हो कि मेरा एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप आरटीआई इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि अब आप एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन रहे हो। जैसे आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, हमारे ही शहर में एक डिपार्टमेंट जो पहले सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट था, अब जीएसटी डिपार्टमेंट है, यहीं पर है, एक एरिया है वहीं पर। तो क्या था, उस डिपार्टमेंट के बाहर आपने देखा होगा बहुत लोग, जैसे कचहरी वचेरी के पास भी आप देखते होंगे कुछ लोग वो टाइपराइटर लेके बैठे रहते हैं ना, स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं, नोटरी वोटरी का काम करते हैं। तो जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट का फुटपाथ था, वहां पर बहुत सारे ऐसे बंदे टाइपराइटर लेके बैठे हुए थे जो कि ऐसे स्टैम्प पेपर पे अपना काम वाम करवाते थे। तो एक बंदे ने आरटीआई में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूछ लिया, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट तब हुआ करता था, उनसे पूछ लिया कि ये बताइए, ये जो आपके फुटपाथ पे ये लोग बैठते हैं, इनसे आप कितना रेंटल लेते हो और वो इनकम कहाँ शो करते हो? कैन यू इमेजिन? किससे पूछा? सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट से सवाल पूछ लिया कि आरटीआई के अंदर कि ये जो लोग बैठते हैं, देखिए किसी के भी फुटपाथ पे कोई बैठता है, आपको पता है फ्री में नहीं बिठाता है, जिनके घरों के बाहर दुकानें लगती है ना, वो उन दुकानों से रेंटल लेते हैं, पता है आपको? अब डिपार्टमेंट के बाहर इतने सारे लोग टाइपराइटर लेके बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता डिपार्टमेंट उनसे कुछ ना कुछ चार्ज करता होगा? व्हाट इज दैट इनकम एंड वेयर आर यू शोइंग दैट इनकम? आरटीआई ने जिस दिन ये एप्लीकेशन गई, उसके अगले दिन वो सारे टाइपराइटर वाले हट गए, सब गायब, एक दिन के अंदर। सही रियलिटी केस बता रहे हैं आपको, एक दिन के अंदर सब गायब। दिस इज द पावर ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन। सो यू हैव अ राइट, जब कभी आपको ऐसा लगे कि भाई इतना इतना फंड्स है, या जो भी आप पूछना चाहें, इलेक्शंस में इतना इतना फंड्स आ जाता है, इतनी कैंपेनिंग होती है, इतने बैनर पोस्टर लग जाते हैं, फंड्स कहाँ से आ रहे हैं? पूछिए आरटीआई के अंदर, बनिए एक्टिविस्ट। और क्या, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। तो ये सारे अधिकार आपके पास हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट से आरटीआई के अंदर पूछ सकते हैं। आरटीआई की एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको अपने डिटेल्स लिखने होते हैं, नाम पता एड्रेस सब कुछ, वो सब कुछ लिख के एक नॉमिनल सी फीस होती है, ठीक है, वो फीस आपको पे करनी होती है, और आप अपनी एप्लीकेशन आरटीआई में जमा करा देते हैं। जिस डिपार्टमेंट को वो एप्लीकेशन होती है, उस डिपार्टमेंट को वो एप्लीकेशन जाती है, और उस डिपार्टमेंट को जवाब देना होता है 30 दिन के अंदर। अगर 30 दिन के अंदर उन्होंने जवाब दे दिया, वेल एंड गुड। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो ये उनका डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाता है कि वो डिपार्टमेंट हमें जवाब नहीं देना चाह रहा है। और अगर वो डिपार्टमेंट हमको जवाब नहीं देना चाह रहा है, तो अब हम उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। ये सारी पावर हमको दी गई है किसके अंदर? आरटीआई के अंदर। लेकिन अगेन, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप नहीं मांग सकते, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते, ठीक है। आप ये नहीं मांग सकते, आपने अपने दोस्त के ऊपर आरटीआई डाल दिया, ये बताओ क्लास के बाद किसके साथ घूम रहे थे, 30 दिन के अंदर जवाब दो, नहीं तो डीम्ड रिफ्यूजल मान लिया जाएगा। पर्सनल नेचर की इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, आपने सरकार में डिफेंस फोर्सेस से इंफॉर्मेशन मांग ली आरटीआई के अंदर, ये बताओ बॉर्डर में बम कहाँ कहाँ लगाए हैं, नहीं मांग सकते। आपने कहा ये बताओ मिसाइल्स के पासवर्ड क्या क्या हैं, नहीं मांग सकते। ऐसी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन जो होती है, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमारे देश की सिक्योरिटी को खतरा है, ऐसी इंफॉर्मेशन हम लोग गवर्नमेंट से नहीं मांग सकते। इसके अलावा सब कुछ अलाउड है। हो गया आरटीआई, बस यही था चैप्टर खत्म। हाँ सच्ची में हो गया, आप क्या टेस्ट रखें सीधे। सो दिस वाज अ फर्स्ट एक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। कब आया ये एक्ट? बहुत पुराना नहीं है, देखिए 2005 में ही ये एक्ट लॉन्च हुआ। आज हमने आपको एक होमवर्क दिया है, क्या होमवर्क है? कौन सा केस पढ़ के आएंगे? आईसीएसआई वर्सेस पारस जैन। पारस जैन हमेशा याद रखना, ठीक है, बड़ा काम का बंदा था आपके लिए। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 is an act to provide for setting out practical regime of right to information। right to information act आया कहां से है? right to information हमें जानने का अधिकार है। for citizens किसके लिए अवेलेबल है? कौन इंफॉर्मेशन मांग सकता है? सिटीजन कौन होता है? हम लोग। अच्छा, सिटीजन कौन होता है?
जिसके पास सिटीजनशिप है। ओके, मिस्टर पीटर इंडिया में आके रह रहे हैं, क्या वो सिटीजन है? क्यों? ये कैसे पता चला आपको? वो रेसिडेंट हैं। रेसिडेंट और सिटीजन में फर्क होता है। सिटीजनशिप किसको मिलती है? हु इज बॉर्न इन इंडिया, ठीक है। और रेसिडेंशियल स्टेटस किस हिसाब से डिसाइड होता है? जो इंडिया में रह रहा हो, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस होता है रहने के हिसाब से, सिटीजनशिप होती है बर्थ के हिसाब से। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किसके लिए है? कौन इंफॉर्मेशन मांग सकता है? सिटीजन्स। टू सिक्योर, देखो एक एक लाइन देखना, टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। हम किससे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, प्राइवेट अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कहते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम आज अगर टैक्सेस देते हैं तो हमें जानने का पूरा अधिकार है कि वो पैसा सरकार कहाँ यूज कर रही है, उस पैसे का सरकार ने क्या किया। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी? दे शुड बी अकाउंटेबल। वो हमको बताएं कि उन्होंने कहाँ कहाँ पैसा लगाया, कैसे कैसे खर्चा किया। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अब देखो इस एक्ट की जो अथॉरिटीज होती हैं, अथॉरिटी का मतलब जैसे अभी हमने आपको बताया, हमने किसी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी, उन्होंने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया, अब हम किसके पास जाएं कंप्लेन करने? ये इस एक्ट की अथॉरिटीज होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं सीआईसी एंड एसआईसी। देखो सीआईसी कौन होता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और एसआईसी कौन होता है? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ये इस एक्ट की अथॉरिटीज हैं। तो हमने किसी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी, उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, या उन्होंने 30 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं दी, या उन्होंने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दी। अब हम अपनी कंप्लेन लेके केस फाइल यानी अपील फाइल करेंगे किसके पास? इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। इंफॉर्मेशन कमीशन 2 लेवल पे होंगे, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। तो सिर्फ इस ब्लॉक को समझो। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया? 2005 में आया। किस लिए है ये? राइट टू इंफॉर्मेशन है हमारे पास, फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके लिए आया। किसको अधिकार दे रहा है? सिटीजन्स को, ठीक है। सिटीजन्स को अधिकार दे रहा है किससे इंफॉर्मेशन मांगने के लिए? पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांगने के लिए। ओके, देन किस पर्पस के लिए? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। और अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो हम किसके पास जाएंगे? इस एक्ट की अथॉरिटीज के पास। और वो अथॉरिटीज कौन है? इंफॉर्मेशन कमीशंस। 2 लेवल पे होते हैं, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। एनी डाउट इन दिस ब्लॉक? इसको याद करोगे? रटोगे? रटना नहीं है, लॉ को रटा नहीं जा सकता। तो एक जो मिसकंसेप्शन आप बचपन से लेके आए ना, थ्योरी याद करनी है, ठीक है, प्रैक्टिकल समझना है। लॉ को याद नहीं कर सकते, लॉ को सिर्फ समझा जा सकता है, ठीक है। यू डोंट हैव टू लर्न एनीथिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसमें भी अगर आपको लग रहा है आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे अगर याद नहीं करेंगे, तो जब आप इसको, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इसको समझना है, जैसे हम हिंदी में समझा रहे हैं वैसे हिंदी में समझना है, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एग्जाम में लिखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो कि हमें लॉ की लैंग्वेज लिखनी है, हमें बुक की लैंग्वेज लिखनी है, वो लैंग्वेज लिखनी है, कुछ नहीं। फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें समझना है और उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और एग्जाम में लिखना है। बिकॉज द पर्पस क्या है? जब आपके पास क्लाइंट आएगा, जब आप सीएस बन जाओगे, तो क्या करोगे? डेफिनेशन सुनाओगे। एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा भैया आरटीआई में एक एप्लीकेशन फाइल करनी है। आपने कहा अच्छा आरटीआई, आरटीआई एक्ट वाज पास्ड इन 2005, इट इज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। वो कह रहे वो सब नहीं पूछ रहे, हमें आरटीआई में एप्लीकेशन फाइल करनी, प्रोसीजर बताओ। वो कह रहे देयर आर 2 इंफॉर्मेशन कमीशन, वन एट द स्टेट लेवल, वन एट द सेंट्रल लेवल। आंसर सुनाओगे? आंसर नहीं सुनाना है, प्रोसीजर बताना है। तो यू डोंट हैव टू लर्न लॉ, ठीक है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट। समझो, फर्स्ट स्टेप यही है, पहले समझो, ठीक है, मतलब समझो, पर्पस समझो, ट्रांसलेट करो और अपने आंसर्स में लिखो। जब आप मॉड्यूल की लैंग्वेज से पढ़ते जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यही लैंग्वेज आ जाएगी आपके आंसर में।
अभी अगर हम आपसे आरटीआई का इंट्रोडक्शन लिखने को कहें तो आप जो लिखोगे ना वो यही वर्ड्स आ जाएंगे। आरटीआई एक्ट कौन से ईयर में आया? 2005 में आया। कौन से फंडामेंटल राइट की वजह से बनाया गया है? राइट टू इंफॉर्मेशन। किससे इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं? पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकते हैं। कौन मांग सकता है? सिटीजन्स मांग सकते हैं। किस पर्पस के लिए मांग रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। और कौन अथॉरिटीज है इस एक्ट की? इंफॉर्मेशन कमीशन। दो लेवल पे है, एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है और एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। हो गया, खत्म। नोट्स बन जाएंगे इसके। अब आप सोच रहे हैं हाँ बन जाएंगे, कहाँ बनते हैं? आप ही को बनाने हैं। एक कॉपी बनानी होगी रजिस्टर, वो जो आपका एक मल्टीपर्पज रजिस्टर नहीं चलता है। हाँ आजकल ये भी ट्रेंड है, बचपन में चलता था, एक कॉपी होती थी, आपको याद है? आगे इंग्लिश, बीच में हिंदी, पीछे मैथ्स। तो अब आप लोगों ने क्या कर लिया है, आजकल बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अलग अलग सब्जेक्ट के रजिस्टर नहीं बनाते, वो एक मल्टीपर्पज रजिस्टर बनाते हैं। ठीक है, उसी में सारे सब्जेक्ट होते हैं। उस रजिस्टर की सबसे खास बात क्या होती है पता है? वो आगे से खाली होता है, पीछे से भरा होता है। पीछे से पूरा भरे रहते हैं सब्जेक्ट, है ना? तो बीच में कहीं अकाउंट्स लिख दिया, बीच में कहीं लॉ लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं होना है। एक प्रॉपर रजिस्टर खरीदिए, ठीक है? क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, दिसंबर में पेपर है। एक रजिस्टर खरीदिए, उसमें कवर चढ़ाइए। हाँ, वो गंगा जमुना ना दिखे हमें ऊपर। कवर चढ़ाइए, उसके ऊपर लिखिए। जितना प्रॉपरली आप अपनी बुक्स रखेंगे उतना ही ज्यादा पढ़ाई दिमाग में जाएगी। और जितना जितना आपको पढ़ाया जाए, आई वुड सजेस्ट सारे सब्जेक्ट का कर लीजिए। ठीक है, मैं मेरे सब्जेक्ट में तो करना ही, हम चेक करेंगे। ठीक है, जितना जितना पढ़ाया जाए उसके नोट्स आपको बनाने हैं अपने रजिस्टर में, बिकॉज द मोर यू विल राइट, ठीक है, उतना ही ज्यादा दिमाग में जाएगा। जितना लिखोगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपके माइंड में जाएगा। ठीक है, आजकल बच्चे क्या करते हैं? सत्संग सुनने आते हैं। आप यही तो करते, सुबह 2 घंटा सत्संग ही तो आते हो, 8 से 10 सत्संग में जा रहे हैं। इधर बंदा खड़े होकर प्रवचन देता रहता है, आप एकदम बस में हो गया, लिखना है। ठीक है, एंड आई विल मेक श्योर मेरे हर अगले टर्न में पहले हम आपके रजिस्टर चेक करेंगे कि आपने नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, नीट एंड क्लीन नोट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नोट्स का मतलब ये नहीं है बुक कॉपी करनी है, पॉइंटर्स बना लो, सिर्फ पॉइंटर्स। ठीक है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन, जो जो पॉइंट्स हम लोगों ने याद करे बस उनके पॉइंट्स के नोट्स बना रहे। हो जाएगा पक्का? सबके अलग रजिस्टर्स होंगे, 4 रजिस्टर बनेंगे आपके 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स के। होगा? हो पाएगा? रजिस्टर खरीद लोगे? सस्ते वाले ही ले लेना, ना खाना पिज्जा एक दिन। अब आप अपने छोटे भाई बहन से कहेंगे अपनी कोई पुरानी कॉपी बनी है हमको दे दो। चलिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं। हम लोगों ने देखा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी मींस लॉ। कौन सा लॉ है इसके ऊपर? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन आया है जबकि हम लोग पूरा एक्ट समझ चुके हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड आरटीआई इज सीन बाय मेनी एज द की टू स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी बहुत सुना है आपने, लोग अक्सर लड़ते हैं डेमोक्रेसी के लिए। व्हाट इज डेमोक्रेसी? मतलब फ्रीडम? नो। राइट टू चूज द लीडर्स, या राइट टू चूज लीडर्स छोड़ो, राइट टू चूज। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब हमारा क्या रोल है पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट में। हमारा रोल ये है कि गवर्नमेंट हम ही तो चूज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब यही हुआ हमें अधिकार है सरकार में पार्टिसिपेशन का। आपको नहीं लगता राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी? हमारे पास अधिकार है कि हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, तभी तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि आपके पास जो फंड है उसका आपने क्या किया, आपके पास जो सर्विसेज है उसका आपने क्या किया। आपको नहीं लगता कि अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ज्यादा बेटर हो गए होंगे क्योंकि उनको डर है, बताओ किस बात का, कि हमसे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। पहले क्या होता था, उनको पता था कि उनसे कुछ नहीं पूछा जा सकता, तो वो अपने हिसाब से सब काम करते रहते थे। आज हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखता है, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अकाउंटेबिलिटी रखता है, क्योंकि उसको पता है कि भैया आरटीआई में अगर एप्लीकेशन आ गई 30 दिन के अंदर जवाब देना पड़ेगा, और 30 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो वो डीम्ड रिफ्यूजल हो जाएगा, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर पब्लिक अथॉरिटी, आज बैंक्स में बहुत होता है,
जैसे एक और एग्जांपल दिया आपको, एफआईआर का स्टेटस, पुलिस इज ऑल्सो पब्लिक अथॉरिटी। पहले क्या होता था, हमने एफआईआर फाइल करी, अब वो पड़ी हुई है, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज आरटीआई में आप पूछ सकते हैं कि भैया हमने जो एफआईआर फाइल करी थी उसका क्या हुआ। ठीक है, किसी भी फील्ड में आप बात करें, आपको पता होगा जो एम्प्लॉइज होते हैं उनका एक पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड। आपने आरटीआई, आपको पता नहीं चल रहा था कि भैया हमारा कितना पीएफ है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको जवाब नहीं दे रहा था, आपका पीएफ का पैसा रिलीज नहीं कर रहा था, डायरेक्टली आप जाएंगे, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपने सीधे सीधे क्या करा, आरटीआई के थ्रू एप्लीकेशन फाइल कर दी कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पीएफ, कितना पैसा है, कहाँ है, हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। जैसे ही आरटीआई के थ्रू आपने इन्फॉर्मेशन डाली, 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा। बैंक में कितनी चीजें हमें पूछनी पड़ती हैं, आरटीआई के थ्रू एप्लीकेशन डाल के देखिए 30 दिन के अंदर जवाब। जो लोग पहले आपकी सुनवाई नहीं कर रहे थे, वो बुला बुला के इंफॉर्मेशन देंगे, भैया सुन लो। दिस इज द पावर ऑफ आरटीआई। बस प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री में, आपको पता है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। जिनके साथ गलत होता है उनको इसके बारे में पता ही नहीं है। आपको पता है तो आप क्या करेंगे, इसको एग्जाम के लिए पढ़ के छोड़ देंगे। दैट इज द थिंग। आपको आरटीआई के बारे में पता है कि आरटीआई से क्या क्या किया जा सकता है, लेकिन आप इसको सिर्फ 2 पर्पस के लिए यूज करेंगे। पर्पस नंबर 1 एग्जाम के लिए पढ़ लेंगे, पर्पस नंबर 2, बताओ आप क्या यूज करेंगे आरटीआई का, कॉपी मंगवाएंगे और क्या, है ना। कम कैसे रह गए, हमने सोचा था 60 आएंगे, आपने 59 कैसे दे दिए। सो यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ सोसाइटी। तो कह रहे हैं आरटीआई जो है वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड इंश्योरिंग मोर पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट। पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट, अब लोगों के हिसाब से काम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर पब्लिक अथॉरिटी को ये डर है कि लोग अब हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। जब आपको ये डर हो ना कि कोई हमसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करके ही रखेंगे। नियरली 70 countries around the world have now adopted the Comprehensive Freedom of Information Act to facilitate access to, ये लाइन देखो, to facilitate access to records held by government body। बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई। एक्सेस टू रिकॉर्ड्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट बॉडी, रिकॉर्ड्स किसके थे, गवर्नमेंट के, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। पहले सरकार अपने रिकॉर्ड्स बनाता था, अपने पास रखता था, हम उनसे पूछने की कोशिश करते थे तो हमको भगा देता था। आज वो हमको भगा नहीं सकता, क्योंकि हम उसको एप्लीकेशन फाइल करेंगे किसके अंडर, आरटीआई के अंदर, और उसको हमें जवाब देना मैंडेटरी है, देना ही पड़ेगा। इंडिया की गवर्नमेंट ने भी आरटीआई एक्ट फॉलो करा 2005 में, और 12 अक्टूबर 2005 से ये एक्ट हमारा लॉन्च हो गया। समझ आ गया, ओके। राइट टू नो, यही वो फंडामेंटल राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। यही वो फंडामेंटल, अच्छा ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक तो क्वेश्चन के स्टडी बेस्ड आ सकता है, एक क्वेश्चन जो आता है वो ऐसा आता है कि वो एक लाइन दे देते हैं और पूछते हैं कमेंट। ठीक है, कोई एक लाइन दे दी और उसके आगे लिख देंगे कमेंट, तो वो आपको फिर पूरा जो भी पूछा है उन्होंने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना होगा। वैसे जब आपका टेस्ट होगा तो यू विल गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। पहले टेस्ट होगा, फिर मार्क्स कम आएंगे। अच्छा मेरे ऊपर आरटीआई नहीं लग रहा है, ठीक है, कि हमने आपको कम नंबर दिए तो आपने आरटीआई भी हमारे खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर दी कि हमारे 30 में 30 आने चाहिए थे, इन्होंने 2 नंबर दिए हैं। ठीक है, ओके चलो। बिफोर ड्वेलिंग ऑन द आरटीआई एक्ट, कह रहे हैं आरटीआई एक्ट पढ़ने के पहले मेंशन शुड बी मेड दैट द केस, देखो एक केस का नाम आया, रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर 1989 AIR 90, in which the Supreme Court read into Article 21 the right to know। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए ये 2 लाइनें। अब मार्क काहे में करेंगे, किताब ही नहीं है आपके पास। जो अगर आपकी बुक्स नहीं आई हैं तो जो चैप्टर चल रहा है उसकी एक प्रिंट ले लीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। इफ़ यू आर नॉट हैविंग बुक यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी। पीडीएफ से, स्क्रीन से दुनिया की कोई पढ़ाई नहीं हो सकती, ऐसा हमको लगता है। जब तक आप वो स्क्रिबलिंग ना करें ना किताब में लिख लिख के तब तक पढ़ाई नहीं हो सकती। तो इतना कंजूसी मत करिए, ठीक है। जो चैप्टर जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है तो आप बोल दीजिएगा तो आपको हम सिर्फ इस चैप्टर की पीडीएफ दे देंगे, सिर्फ उसका प्रिंट निकलवा लेना। और अगर उसमें भी लग रहा है तो 3 पन्ने 4 पन्ने निकलवा लो,
जब तक 4 पन्ने चलेंगे हो सकता है तब तक बुक्स आ जाएं। तो ऐसे करके प्रिंट ले लीजिए, ठीक है या किसी बच्चे के पास बुक हो तो उससे जेरोक्स करा लीजिए, वो और सस्ता पड़ जाएगा। फोटोकॉपी करा लीजिए ताकि आपके पास कुछ हो लिखने के लिए, जब आपकी बुक आए तो आप उसमें ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में ऐसा कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि आरटीआई एक्ट आने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो केस हुआ था, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड वर्सेस, पहले तो देखो केस पढ़ा कैसे जाता है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस। क्या आप हमको बता सकते हो इस केस में वो दो पार्टीज कौन सी थी? आपको पता है किसी भी केस में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन होता है? जो केस करता है, जिसने प्लेंट यानी कंप्लेन करी है। डिफेंडेंट जो डिफेंस कर रहा है, बचाव कर रहा है। दो पार्टीज होती हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, ठीक है। क्या आप बता सकते हो इस केस में दो पार्टीज कौन कौन सी थी? एक था रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और एक था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। वर्सेस के पहले और वर्सेस के बाद ये दो पार्टीज होती हैं। जनरली जो कंप्लेन कर रहा है वो पहली पार्टी होती है और जिसके खिलाफ किया है वो दूसरी पार्टी होती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है 1989, मतलब कौन से ईयर में हुआ ये केस? 1989। फिर ये लिखा रहता है ऐसे आपको दिखेगा AIR 90। ये जितने भी केसेस होते हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं कि कहाँ। अच्छा आपने देखा होगा जो लॉयर्स या सीएस होते हैं, इनके पास बहुत मोटी मोटी बुक्स होती हैं, वॉल्यूम्स होते हैं। अगर कभी आप गए हो इनके ऑफिस तो ये क्या होती है, जितने भी पास्ट केसेस होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स होती है। रिकॉर्डिंग मतलब वो केस लिखे जाते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लॉयर हैं, ठीक है, मेरे पास पुराने जितने केसेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स है, बुक्स है मेरे पास जिन पे वो सारे केसेस रिकॉर्डेड। आज मेरे पास कोई केस आया, ठीक है, मेथोडोलॉजी समझो कैसे होता है। आज मेरे पास कोई केस आया तो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा ही केस पहले हो चुका है, तो बजाय उस केस में मेहनत करने के हम सीधे रेफर कर देते हैं कि सिमिलर केस ऐसा ऐसा हुआ था जिसमें ये डिसीजन आया था। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने अपने इंस्टीट्यूट में आरटीआई के थ्रू कॉपीज मंगवाई और आपके इंस्टीट्यूट ने देने से मना कर दिया कि भैया आरटीआई हमारे ऊपर नहीं लगता। अब ये केस मेरे सामने आया, ठीक है। अब बताओ इस केस में हम फिर से पूरी तैयारी करके लड़ेंगे या हम सीधे सीधे रेफरेंस दे देंगे? कौन से केस की? आईसीएसआई वर्सेस पारस जैन की। हम कहेंगे भैया आईसीएसआई वर्सेस पारस जैन का 2019 में एक जजमेंट आया था कि आरटीआई इज एप्लीकेबल ऑन आईसीएसआई। जैसे ही हमने रेफर कर दिया कि एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, सिमिलर डिसीजन इस केस में लग जाएगा। तो ये जितने भी लॉयर्स होते हैं, सीएस होते हैं, अगर वैसा ही कोई केस पहले हो चुका होता है तो सिमिलरली आप वही वाला केस उठा के रेफर कर दो, ठीक है, उससे तुरंत डिसीजन मिल जाता है। इसलिए ये जितने केसेस होते हैं इनको रिकॉर्ड्स में रखा जाता है और ये रिकॉर्ड्स अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे AIR इज ऑल इंडिया रिपोर्ट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं SCC नाम से। AIR वाले होते हैं ऑल इंडिया रिपोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो है वो रखी गई हैं। तो ये कह रहे हैं AIR जो हमारी ऑल इंडिया रिपोर्ट्स हैं, जो ये रिकॉर्ड्स हैं, इसके 90 पेज पर, ठीक है, ये वाला केस दिया हुआ है। दिस इज द फुल साइटेशन ऑफ अ केस, ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये पढ़ के आप समझ जाओगे कि ऑल इंडिया रिपोर्ट्स की जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें जब हम वॉल्यूम जो भी उसका होगा, वॉल्यूम भी लिखा जाता है, इसमें लिखा नहीं है, उसके 90 पेज पे जब हम जाएंगे तो वहां पर हमको ये केस मिलेगा। वो केस आप पढ़ लीजिए, सेम जजमेंट आपके आज के केस में एप्लीकेबल हो जाएगी। ये हम आपको नॉलेज के लिए बता रहे थे। एग्जाम की अगर हम बात करते हैं कि मैम केस का नाम क्या पूरा याद रखना है, नहीं। एग्जाम में आप मैक्सिमम इतना याद रख लो, रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। बाय चांस आप भूल जाते हो पूरा नाम, अगर आप सिर्फ फर्स्ट नेम भी याद रखते हो, रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, वो भी चल जाएगा, ठीक है। आंसर लिखने के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो वैसे तो आप इतना याद रखो रिलायंस पे, ये सब चीजें पहली बार बता रहे हैं, हर बार नहीं बताएंगे, पहली बार, क्योंकि आप ऐसी चीजें पढ़ रहे हो इसलिए बता रहे। तो आपने रिलायंस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस ध्यान रखा, अगर इतना याद है वेल एंड गुड। AIR VIR कुछ नहीं, ईयर भी नहीं याद रखना, ठीक है। अगर बाई चांस आप भूल जाते हो और आपको याद है यार रिलायंस से शुरू हो रहा था, तो आप इतना भी लिख सकते हो, इन द फेमस केस ऑफ रिलायंस पेट्रोकेमिकल, इतना भी चल जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल याद नहीं है तो रिस्क ना ले, कुछ ना लिखे, ठीक है। तो ये वो पहला केस था जिसमें राइट टू नो वाला जो आर्टिकल है उसको पहली बार इंपॉर्टेंस दी गई
और इसके बाद ही ये एक्ट बनाया गया, कौन सा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। एनी डाउट टिल हियर? पक्का? ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन था। पहला होमवर्क आपका ये है कि आपको आईसीएसआई वर्सेस पारस जैन पढ़ना है। दूसरा होमवर्क ये है, आपको आरटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, rti.gov.in होगा, ऐसे करके देख लेना, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाके सिर्फ देखना है कैसे कैसे क्या क्या लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ नेम डाला, भर मत देना, ठीक है, भरिएगा नहीं अभी, सिर्फ देख आइएगा कि कैसी वेबसाइट है, ताकि अगर कभी लाइफ में आपको अप्लाई करना पड़े तो आपने वेबसाइट एटलीस्ट देखी होगी। हो जाएगा? कर लेंगे? पक्का? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे।